हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो हेडलाइंस के बाद आइए अब आपको इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खरगोन शहर के साथ। जी हां, खरगोन शहर के आनंद नगर में बीती रात को कर्फ्यू के बावजूद पथराव की सूचना मिलने पर प्रभारी एसपी रोहित केशवानी सहित जावरा स्थित 24वीं बटालियन के कमांडेंट अंकित जायसवाल भारी पुलिस फोर्स और वज्र वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आनंद नगर इलाके को पूरी तरह से वहां पर सर्चिंग की गई। की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्फ्यू के बावजूद खरगोन शहर के आनंद नगर में बीती रात पथराव की सूचना मिली है। ताजा जानकारी की बात की जाए तो जैसे ही सूचना मिली उसके बाद तुरंत जो प्रभारी एसपी है वो मौके पर पहुंचे भारी पुलिस फोर्स के साथ और वहां पर पूरा उन्होंने मोर्चा संभाला। बड़ा सवाल ये कि जब कर्फ्यू है तो उसके बाद भी आखिर उपद्रवी शांत क्यों नहीं हो रहे हैं। बीती रात आनंद नगर में एक बार फिर से पथराव की घटना सामने आई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। उसके बाद आनंद नगर इलाके में सर्चिंग की गई, जो बदमाश है उनको ढूंढा गया और पुलिस ने पथराव की सूचना को एक तरीके से अफवाह भी बता रही है। सूचना हमारे पास आई थी कि आनंद नगर में कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया जा रहा है, जिस पर तुरंत हम लोगों के द्वारा मौके पे पहुंचा गया पूरे बल के साथ। बट ऐसी कोई स्थिति वहाँ नहीं पाई गई और जैसा पथराव की स्थिति बता रहे थे वैसा भी नहीं पाया गया। मौके पे पूरा तरीके से देखा गया है और वहाँ रूट मार्च भी लेके हम लोग आए हुए ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। तो कहीं अफवाह फैल रही है तो कहीं खरगोन में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही। बड़ी खबर आपको बता दें, खरगोन कर्फ्यू में आज भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक छूट रहेगी और एक ही राहत भरी खबर 10 बजे से 12 बजे तक छूट रहेगी। लेकिन एक ये बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी एहतियात बरतते हुए ये कहा जा रहा है कि बिना गाड़ी के महिला और पुरुष सभी को छूट दी जाएगी। आरोपियों के खिलाफ अब प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रही है। तो खरगोन कर्फ्यू में आज भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक छूट रहेगी। घर के आसपास ही जरूरत का सामान जो वहां के रहवासी है वो ले सकेंगे। बिना गाड़ी के महिलाओं और पुरुषों दोनों की आज छूट दी गई। आपको बता दें, कल सिर्फ महिलाओं को कहा गया था कि आप अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं और जो कर्फ्यू में ढील दी गई है तब जाकर के जरूरी सामान आप ले सकते हैं, लेकिन आज महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही राहत दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर आपको खरगोन से ही बता दें, खरगोन हिंसा से प्रभावित लोगों की प्रशासन ने अब जानकारी मांगी है। हिंसा में जितना भी नुकसान हुआ है, चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी है। एक तय फॉर्मेट किया जाएगा और उस फॉर्मेट पर सब कुछ फिल करके आपको देना पड़ेगा और व्हाट्सएप नंबर पर प्रशासन को भेजना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खरगोन हिंसा में जितना भी चल अचल संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी जानकारी मंगाई गई है। प्रशासन की तरफ से पूरी प्रशासन को जानकारी देनी होगी और इसके साथ एक फॉर्म तय कर दिया गया है, प्रारूप तय कर दिया गया है। फॉर्म में उसी प्रारूप में पूरा आपको डिटेल्स भरनी होगी और फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी आएंगे और उसको लेकर के जाएंगे। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि आज खरगोन में ताजा स्थिति कैसी है और प्रशासनिक अधिकारियों की क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, शशिकांत शर्मा खरगोन से लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया भी जुड़ चुके हैं। विवेक, आपकी तरफ रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं शशिकांत का। शशिकांत, इस वक्त आप खरगोन में ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो में ही मौजूद है। आज की सुबह कैसी है, ताजा माहौल आप कैसा देख पा रहे हैं और क्या कुछ रियायतें दी जा रही है आज खरगोन वासियों को? जी बता दूं, आज कर्फ्यू का 5वां दिन है और आज राहत भरी ये खबर है कि आज महिला और पुरुषों को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक छूट दी गई है और इस छूट में वो जरूरत का सामान ले सकेंगे। सब्जी किराना दुकान, सब्जी किराना फल सहित इस बार इलेक्ट्रिक और मिठाई और नमकीन की दुकान को भी छूट दी गई है। बता दें, अभी आज जो है पूरी तरह से शांति है यहाँ पर खरगोन में और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार रात भर सर्चिंग की जा रही है। आज सुबह भी पेट्रोलिंग की गई थी कई इलाकों में, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर शांति बनी हुई है। मैं बता दूं कि खरगोन में हिंसा के बाद से ही यहाँ पर 4 एसपी, 28 डीएसपी, 2 एडिशनल एसपी और 1300 पुलिस कर्मियों का बल लगाया गया है और वो लगातार उनके द्वारा सर्चिंग की जा रही है। अभी तक 1000 जो पुलिस का बल है उसको हिंसा वाले क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात किया गया है। वहीं
जो रिजर्व फोर्स है उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। आज जो है छूट में लगातार दूसरी बार यहाँ पर छूट दी गई है और अगर शांति रही तो देर शाम को भी इसमें 2 घंटे की छूट और दी जा सकती है। ठीक है शशिकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का, हमारे साथ विवेक भी बने हुए। विवेक, खरगोन में तो अब जिंदगी पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है, कुछ कुछ रियायतें दी जा रही है, लेकिन प्रशासन ने भी जितना भी नुकसान हुआ है चल अचल संपत्ति का, जो भी पीड़ित परिवार है उनकी जानकारी मांगी, तो उसका प्रोसेस कैसे होगा और आगे कैसे काम करने वाला है शासन प्रशासन? मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में पहले ही एक कानून बनाया है कि शासकीय संपत्ति या निजी संपत्ति को जो व्यक्ति नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई उसी व्यक्ति से की जाएगी, और इसी के लिए ट्रिब्यून भी गठित कर दिया है। एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सरकार ने ये पूरी कवायद शुरू कर दी है। लेकिन उसके पहले कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ऐलान किया था कि खरगोन हिंसा में जिन लोगों को की संपत्ति का नुकसान हुआ है, किसी का मकान जला है, किसी की संपत्ति को नुकसान हुआ है, उन लोगों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी फिलहाल, और उसके बाद जो है जिन लोगों ने ये नुकसान किया है उनसे इसकी वसूली की जाए। लेकिन वर्तमान में जो है सरकार तत्काल उन लोगों को राहत देने के लिए सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी, और इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खरगोन प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। व्हाट्सएप नंबर पर वह व्यक्ति जो है संपर्क कर सकता है प्रशासन से जिसके संपत्ति का नुकसान हुआ है। व्हाट्सएप पे उसको सारी जानकारी देनी है। एक फॉर्मेट जारी किया गया है, उस फॉर्मेट में पूरी जानकारी भरकर जिला प्रशासन खरगोन को देनी होगी, और खरगोन प्रशासन उस जानकारी को इकट्ठा करने के बाद नुकसान का कैलकुलेशन करेगा, और उसके बाद उस व्यक्ति को उतने नुकसान की जो है राशि दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उनको मकान बनाकर भी सरकार देगी, यह सरकार का कहना है। तो ये एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से उन लोगों को दी गई है जो खरगोन हिंसा में प्रभावित हुए हैं, और बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके घर जल गए, जिनकी संपत्तियां जल गई, और इसलिए सरकार ने ये कवायद की है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। दूसरी तरफ यदि हम इस मामले में देखें तो सियासत भी लगातार जारी है। जिस तरह कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा था कि पीएफआई फंडिंग जो है कि जो तार जुड़ रहे हैं उस पर उन्होंने कहा था कि हो सकता है पीएफआई ने फंडिंग की, और क्योंकि पीएफआई फंडिंग करते रहती है तो उसके बाद जो है प्रदेश की सियासत गर्मा गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगा रही सरकार पर कि जो बुलडोजर चल रहा है वो ऐसे लोगों के घरों पर भी चल रहा है जिन्होंने किसी प्रकार का कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। यदि एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो पूरे घर के व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। तो तमाम जो है राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार ने लोगों को राहत देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही ऐलान किया था मन से कि जितना भी नुकसान होगा उसका भरपाई शिवराज सरकार जरूर करेगी। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब खरगोन में जो जिंदगी है धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन खरगोन मोही हिंसा के बाद अब धार्मिक आयोजनों को लेकर बेहद सावधानी बरती जा रही है। दरअसल हनुमान जयंती को लेकर राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने के मामले के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने भरोसा दिया है कि हनुमान जयंती मनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सारंग ने कहा कि त्योहारों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सारंग ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि चंद लोग प्रदेश में माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, जिस पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि धार्मिक आयोजनों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हनुमान जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे सभी हनुमान भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाएं। हनुमान जयंती हर साल मनाते हैं। हनुमान जी की जयंती हर साल होती है, चोला चढ़ाते हैं, आरतियाँ होती हैं, सुंदरकांड होता है, वो होगा पूरी ताकत से, उसको कौन रोक लेगा। मध्य प्रदेश का है कि हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे हनुमान जी वहाँ पर छिंदवाड़ा में विराज रहे हैं, वहाँ हर साल उनका महोत्सव होता है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन और राजस्थान के करौली दंगों को लेकर केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये घटनाएं संयोग नहीं बल्कि प्रयोग हैं। खंडवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंह ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को आड़े हाथों लिया और कहा कि भारत में रामनवमी का जुलूस क्या ओवैसी से पूछकर निकाला जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि कट्टर सोच के साथ बढ़ती घटनाओं से देश को खतरा है। कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर चाहे राजस्थान के करौली में घटना घटा हो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना घटी हो, नंगा तलवार लेकर के आए और भीड़ को
मारने का और एसपी के ऊपर हमला करे और गोली मारे, ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। तो खरगोन हिंसा में लगातार बयानबाजी हो रही है, सियासत भी काफी तेज हो रही है। बढ़ते आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का लगातार दूसरे दिन अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे और कल भी बैठक हुई थी और आज आपको बता दें कि अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक होगी और सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस ने यह बैठक ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से मिशन 2023 में जुट चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का शंकर पहुंचे हुए हैं रायपुर और आज भी अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की वो बैठक लेंगे और सदस्यता अभियान के साथ ही कई महत्वपूर्ण चीजों पर विचार मंथन किया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, जानकारी दीजिए, कल भी एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से कई मैराथन बैठकें रही, अलग अलग ग्रुप्स की बैठक ली गई, पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई और आज दूसरा दिन है कांग्रेस की इस बड़ी बैठक का। आज क्या शेड्यूल रहने वाला है सप्तगिरी शंकर उल्का का और किस तरह से आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव के बाद से ही कांग्रेस में सक्रियता बढ़ चुकी है, ये कहा जा सकता है। इवन भाजपा में भी ये देखने को मिल सकता है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए अभी से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और यही वजह है कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है जो आने वाले दिनों में लगातार चलेगा। जैसे कांग्रेस की बात कर ले तो प्रभारी सचिव के अलावा 2 प्रभारी उप सचिव भी हैं और वो लगातार बैठकें लेंगे। जैसे सप्तगिरी उल्का जो आए हुए हैं, 2 दिन, आज दूसरी दिन होगा, लगातार वो बैठक लेंगे अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की और इसमें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी आज शामिल होंगे। यहाँ और कल की बैठक में हमने देखा कि जितने प्रकोष्ठ उनके सबके प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया था, उनसे 1-to-1 चर्चा की गई थी, उनको जिम्मेदारियां दी गई है। सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है, उसकी जिम्मेदारियां आगे किस तरीके से उसको काम करना है उस पर और लोगों को कैसे जोड़ना है। आज जो बैठक होने जा रही है उसमें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे और किस प्रकार की रणनीति बनाई जानी है कि कार्यकर्ताओं को आगे लगातार एंगेज रखा जाए, जनता के बीच में भेजा जाए, सरकार की जो बातें हैं, जो विकास कार्य सरकार ने किए हैं उनको लेकर जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और उस लिहाज से ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण रखती है। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहने वाले हैं, किसान सम्मेलन में वो शामिल होंगे। आज किसान सम्मेलन का समापन समारोह है। 3 दिनों तक ये किसान मेला चल रहा था, इसका आगाज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया था, लेकिन आज समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शिरकत करेंगे। तो बिलासपुर में बृहद किसान मेला का आयोजन किया गया है। दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और फिर उसके बाद इस कृषि सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें पूरे प्रदेश से हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, अलग अलग उन्हें सौगात दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्नत कृषि की तरफ बढ़ सकते हैं और आज सीएम भूपेश बघेल इसमें सम्मिलित होंगे, इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से। जितेंद्र, सीएम भूपेश बघेल आज किसान सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जो 14 तारीख को शुरू हुआ था और शुरुआत में ही सीएम भूपेश बघेल के शामिल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी, लेकिन शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद जो कार्यक्रम था, समापन कार्यक्रम में सीएम का आना तय हुआ और आज सीएम भूपेश बघेल कृषि मेले के समापन कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने वाले हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक 3 बजे सीएम बिलासपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे, सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर किसान मेले का आयोजन किया गया है। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, चूंकि प्रदेश भर के किसान यहाँ पर आज जुटने वाले हैं। ऐसे में अगर बात करें तो सीधे किसान जो है वो यहाँ सीएम भूपेश बघेल से रूबरू हो सकेंगे और सीएम भी यहाँ पर मंच से किसानों को संबोधित करेंगे, क्योंकि जिस तरह से किसान मेले का यहाँ आयोजन किया गया है, उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उन्नत कृषि की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकार की जो कृषि और किसान से संबंधित योजनाएं हैं वो किसानों को उन तक पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए इस किसान मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ऐसे में एक बड़ा आयोजन है और किसानों को भी इंतजार है कि सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचेंगे
और उनको संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हो रहे हैं, राजस्व मंत्री जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे किसान मेले में। इसके साथ ही विपक्ष के भी तमाम जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक, सांसद, संसदीय सचिव, तमाम ऐसे नेता हैं और प्रदेश भर के हजारों किसान हैं जो आज किसान मेले में यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। चलिए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। प्रदेश भर में बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। बीजेपी जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का अभिनंदन कर रही है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मान करेगा और जनप्रतिनिधि खेल प्रदर्शनी का आज आयोजन भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का आज सम्मान करेगी और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा इनका सम्मान करने जा रहा है। इसके साथ ही खेल प्रदर्शनी का भी यहां पर आगाज किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी और खेल प्रदर्शनी का आयोजन है, उसमें आज कई लोग सम्मिलित होंगे। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी विवेक पटैया का, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। जी विवेक, जानकारी दीजिए कि लगातार बीजेपी की तरफ से सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाया जा रहा है और आज क्या खास रहने वाला है? बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। 20 अप्रैल तक लगातार जो है बीजेपी का सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलता रहेगा, जिसमें अलग अलग आयोजन हो गए। आज जो जिम्मेदारी है वो अनुसूचित जनजाति मोर्चे को है और अनुसूचित जनजाति मोर्चा आज अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो स्व सहायता समूह काम करते हैं, जिसमें महिलाएं काम करती हैं, उनका सम्मान करेगा अनुसूचित जनजाति मोर्चा। इसके साथ ही जो जिलों के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो अपने अपने जिलों में खेल प्रदर्शनियां लगाएंगे जो आम लोगों के लिए रहेगी। तो आज सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत बीजेपी के ये आयोजन है। बीजेपी ने अम्बेडकर जयंती के मद्देनज़र ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया था और उसी के तहत आज जो है अनुसूचित जनजाति समूहों का, स्व सहायता समूहों का सम्मान जो है प्रदेश भर में किया जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक आपका। तो छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यकर्ताएं बीते 14 दिनों से हड़ताल पर हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो बैठी हुई हैं। धरना स्थल पर मच्छर और गर्मी से ये परेशान होकर जो सामने डिवाइडर बना हुआ है उसी पर सोने को मजबूर है। महिलाएं कहती हैं कि धरना स्थल में गंदगी बहुत ज्यादा है, इस कारण मच्छर भी ज्यादा है, प्रदर्शनकारियों की संख्या भी ज्यादा है, तो सोने की जगह नहीं है। कम जगह में ज्यादा लोग सोते हैं तो गर्मी भी बहुत लगती है और इसलिए वो डिवाइडर पर सोने के लिए मजबूर हैं। जायजा लिया स्टार जैन ने। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य मितानिन पिछले 13 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए धरना स्थल पर। लेकिन आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से इनकी बातें सुनने कोई नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से ज़रूर 2 बार प्रयास किए गए, कैबिनेट मंत्री खुद यहाँ पहुँचे, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुँचे, अनिला भेड़िया भी पहुँची, बातचीत करी उनसे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला, जिसके कारण ये स्वास्थ्य मितानिन जो है अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिस प्रकार से व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि जब इतने हज़ारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से महिलाएं आके अपनी बातों के लिए यहाँ पे धरना दे रही है, आंदोलन कर रही है, तो प्रशासन को चाहिए था कि वो उनके लिए व्यवस्था करें, लेकिन व्यवस्था नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ सो जा रहा है रात के टाइम पे। ये महिलाएं देखिए डिवाइडर के ऊपर सो गई हैं, क्योंकि इनके धरने पे बैठना इनकी मजबूरी एक प्रकार से हो गई, क्योंकि ये अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं और साफ इनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोग यहाँ सो रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, हम ऐसे सो रहे हैं, गर्मी के कारण जल रही है, इतना परेशानी है, कुछ व्यवस्था से नहीं तक। प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत सुनने आया आप लोग के साथ? अभी तक कोई नहीं आया है अभी तक। गर्मी के मारे हम तड़प रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई पूछ नहीं रहे हम लोगों को, बहुत परेशानी में है। 14 दिन हो गए आज, लेकिन कोई हमको कुछ पूछते ही नहीं, ना कोई जवाब देते नहीं, ना बहुत परेशानी में है। देखिए साफ बता रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जितना आप देखेंगे कि दूर दूर तक डिवाइडर के ऊपर महिलाएं चढ़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, क्योंकि वो अपनी मांग के लिए अड़ी हुई हैं। बताइए कितनी समस्या हो रही है, क्योंकि आप लोग धरने पे बैठे हुए लगातार।
इतना समस्या है, तो बहुत समस्या जो घोषणा पत्र में किए थे उसको भी दे नहीं रहे, इसको देख भी नहीं रहे। हम लोग तो सुबह 4 बजे से अभी तक से खाना भी नहीं खाए, पानी नहीं मिल रहा है तरीका से। देखिए ये अपनी समस्याएं बता रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो जिम्मेदार है वो प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन को चाहिए था कि इनके लिए जो आंदोलन यहाँ पे दे रहे हैं इनकी व्यवस्थाएं की जाए। कहा जा सकता है कि ये जो मितानी ने अपनी मांगों के लेकर जो धरना दे रहे हैं, जो अपना हक समझते हैं उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहीं प्रशासन और पुलिस की तरफ से बड़ी लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ कैमरामैन नरेंद्र के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, इंदौर के सेंट्रल जेल में बुधवार रात एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी के भाई का आरोप है कि अगस्त में वो जेल से छूटने वाला था, किसी ने मारपीट के बाद उसकी हत्या कर उसे लटका दिया है। जेल DIG ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर्स की टीम शव का पोस्टमार्टम करा रही है। आपको बता दें कि आरोपी साल 2008 से सेंट्रल जेल में 3 मर्डर केस में दोहरे आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जहाँ एक सेल में बंद था, अभी 1 हफ्ते पहले इसके पास से तंबाकू थोड़ी जब्त की गई थी, इसलिए इसको एकांत में रख दिया गया था। तो वहाँ पर दरवाजे से लटक कर इसने आत्महत्या का प्रयास किया। तो वहाँ पर ड्यूटीरत प्रहरी द्वारा तुरंत इसको उतार करके MYH भिजवाया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और अब बात बलरामपुर जिले की, जहां सरकारी नौकरी में चल रहे फर्जी डिग्री के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रामानुजगंज SDM की जांच में साफ हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्तियों में लोगों ने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। इस मामले में जिला प्रशासन की टीम अब फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह की तलाश में है। कलेक्ट्रेट में युवकों ने इस मामले की शिकायत की थी और फर्जी डिग्री भी दिखाई थी, जिसका इस्तेमाल सरकारी भर्तियों में किया गया था। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। साथ ही कलेक्टर कुंदन कुमार ने इस मामले में संज्ञान लिया था और रामानुजगंज SDM को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि स्वास्थ्य विभाग की नौकरियों में फर्जी डिग्री का इस्तेमाल हुआ था और युवक जो मार्कशीट लाए थे वो भी फर्जी ही थे। प्रशासन की टीम फर्जी डिग्री गिरोह की तलाश कर रही है। NHM में जो भर्तियां हो रही थी उसमें 8वीं पास को लेके लोग फर्जी डिग्री की शिकायत लेके आए थे। उसको मैंने तत्काल SDM को जांच करने के निर्देश दिए हैं और अभी पाए जाने पे SDM से जो प्रतिवेदन मिला है वो फर्जी है। हम लोग उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन ऐसी टीम है या कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। और अब बात रायगढ़ जिले की। रायगढ़ जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में करीब 35% बच्चे अपनी ही कक्षा की किताबों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसका खुलासा मिड लाइन टेस्ट में हुआ है। टेस्ट में 1,42,216 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें 1,03,733 बच्चों ने हर विषय में 33% से भी ज्यादा अंक हासिल किया। हालांकि करीब 38,000 बच्चे मौजूद क्लास में पढ़ने के लायक ही नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद अधिकारी अब नए जतन और अन्य कार्यक्रमों के जरिए इसकी गुणवत्ता सुधारने का दावा कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता मापने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों का बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। सर्वे के तहत 3वीं, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चों की परीक्षाएं ली गई थी। उस स्तर को नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अभी मिड लाइन में जो फिर से सर्वे हुआ है उसमें एंड लाइन जो अभी हम स्तर का आकलन करेंगे, निश्चित रूप से बच्चे हमारे उस स्तर को प्राप्त करेंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हमारे उस स्तर को प्राप्त करें। कुछ 1% बच्चे जो रेगुलर क्लासेस नहीं है या पलायन कर चुके हैं, उन बच्चों में ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपने लर्निंग आउटकम को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चली हैं और राज्य शासन के निर्देशानुसार बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हुए हैं। उसमें पूरे बच्चों को फोकस करके उनकी जो कार्य क्षमता है और जो उनको भाषा और गणित की जो चीज़ें आनी चाहिए उस पर पूरा प्रयास किया गया है और एंड लाइन टेस्ट में सभी बच्चे सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो रायगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मिडलाइन टेस्ट लिया गया था कई बच्चों का और इस टेस्ट में ये बच्चे फेल हो गए। इसकी बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उसमें बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ऐसे में ये बच्चे फेल हो गए। हालांकि अब टीचर्स का कहना है, विभाग का कहना है कि अब आने वाले दिनों पर पूरी तरीके से इन्हें अच्छी पढ़ाई कराई जाएगी और उसके बाद ये बच्चे इस टेस्ट में जरूर पास हो पाएंगे।
और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया आकांक्षा।